नमस्कार. राज कॅप क्रीडा भ्रमंतीसामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण उज्जैनमधील उज्जैन कॉरिडॉर तसेच महर्षी संदीपनी आश्रम यांना भेट दिलेली आहे. तर या व्हिडिओमध्ये आपण उज्जैनमधील इतर प्रसिद्ध मंदिरे तसेच पर्यटन स्थळे यांना भेट देणार आहोत. जर तुम्ही कोणी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओ आवडत असल्यास लाईक करायला विसरू नका. तुमचा कोणताही वेळ न दवडता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करू. महर्षी संदीपनी आश्रमाला भेट दिल्यानंतर येथून आम्ही काही अंतरावर 2-3 किलोमीटरच्या अंतरावर अंगारेश्वर मंदिर आहे. या मंदिराला आम्ही भेट दिली. हे मंदिर अत्यंत सुंदर आणि प्रसन्न वातावरण असल्यामुळे आपण येथे भेट देणार आहोत. अंगारेश्वर महादेव मंदिर हे शिप्रा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहे. येथे आपल्याला गोशाळा देखील पाहायला मिळते. शिप्रा नदीच्या काठावर हे मंदिर स्थित अत्यंत सुंदर असे शिवलिंग आपल्याला या मंदिरामध्ये पाहायला मिळते. येथे अनेक विधी करताना देखील आपल्याला भाविक पाहायला मिळतात. उज्जैनमधील प्रमुख मंदिरापैकी हे एक मंदिर समजले जाते. शिप्रा नदीच्या काठावर वसलेले हे मंदिर अत्यंत सुंदर आणि भक्तिमय वातावरण निर्मिती केली जाते. या मंदिरामध्ये गर्दी अशी पाहायला मिळत नाही, परंतु येथे अनेक धार्मिक विधी करत असल्यामुळे येथे भाविक आपल्या आपल्या परीने पूजा करतात. या मंदिराच्या परिसरामध्ये काही वेळ घालवून आम्ही कालियादेह पॅलेसकडे निघालो. कालियादेह राजवाडा हा एक महान सम्राट अशोकाच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाचा असा ऐतिहासिक महल आहे. काही इतिहासकारांच्या मते सुलतान नसरुद्दीन खिलजी याने हिंदू मंदिर पाडून येथे एक शाही महल बनवला. तो उष्णतेपासून त्याला शांतता मिळवण्यासाठी शिप्रा नदीच्या काठावर असे परिपूर्ण स्थान असल्यामुळे तेथे स्वतःसाठी एक महल बनवला असे इतिहासात नोंद आपल्याला पाहायला मिळते. या महालाच्या मागच्या बाजूस एक सूर्यनारायणाचे मंदिर देखील आहे आपल्याला पाहायला मिळते. अत्यंत सुंदर सूर्यनारायणाची मूर्ती येथे आपल्याला पाहायला मिळते. येथे उपलब्ध असलेल्या शिलालेखावर असे नमूद आहे की सम्राट अकबर या महालाच्या सुंदरतेवर भाळला होता. या महालामध्ये 1616 मध्ये थॉमस रो हा देखील राहिल्याचे सांगितले जाते. बादशाह जहांगीर याला हा महल अत्यंत आवडत असे, त्यामुळे त्याने या महालाच्या समोरच च्या जलप्रवाहामध्ये 52 कुंडाची निर्मिती केली, ज्यामध्ये जहांगीर या कुंडामध्ये आंघोळ करत असे. अत्यंत सुंदर अशा या प्रकारची कुंडे आपल्याला येथे या परिसरामध्ये पाहायला मिळतात, परंतु प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे येथे स्वच्छता आपल्याला पाहायला मिळत नाही. येथील स्थानिक लोक येथे कपडे धुणे, आंघोळ करणे यासाठी या कुंडांचा वापर करतात. काही पौराणिक कथांनुसार येथे आंघोळ केल्याने भूतबाधा नष्ट होते. या कुंडाची निर्मिती शिप्रा नदीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये खडकांमध्ये कोरून केल्याचे आढळते. कालियादेह पॅलेस हा 52 कुंड, त्याला ब्रह्मकुंड असेही म्हटले जाते. यांना भेट दिल्यानंतर आपण कालभैरवाच्या दर्शनासाठी निघालो. कालियादेह पॅलेसमध्ये पूर्वी एक म्युझियम असे. सध्या या म्युझियममध्ये कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. या परिसरामध्ये 2 अशा मस्त बसण्याच्या जागा आहेत. पर्यटक येथे थांबू शकतात. सुंदर आणि कोरीव कामांनी नटलेला हा कालियादेह पॅलेस
उज्जैनमधील प्रमुख आकर्षणांपैकी एक कालियादेह पॅलेस आणि दुसरे म्हणजे बावनकुंड, ज्याला ब्रह्मकुंड असे देखील म्हटले जाते. आपण पाहतच आहोत दृश्यांमध्ये या कुंडांची झालेली दुरावस्था. यामध्ये केर, कचरा, कपडे यामध्ये तसेच टाकून दिलेले आहेत. त्यामुळे याचे सौंदर्य थोडेसे कमी होते. आपण या कुंडांमध्ये अशा बरीच प्रतिकृती कोरलेल्या पाहायला मिळतात. सुंदर असे नक्षीकाम केलेले कामही येथे आपल्याला पाहायला मिळते. एका मुख्य जलाशयातून या बावनकुंडांपर्यंत वेगवेगळ्या मार्गाने पाणी पोहोचवले जाते. बराच वेळ या कुंडांवर व्यतीत करून आम्ही पुढच्या प्रवासाला निघालो. वाटेतच आम्हाला शिप्रा नदीच्या काठावर एक मंदिराचा समूह दिसला. येथे गाडी वळवली. येथील मंदिर देखील अत्यंत सुंदर आणि प्रसन्न वातावरण निर्माण करणारे होते. येथील बहुतेक मंदिर भगवान शिव यांना समर्पित होते. शिप्रा नदीच्या काठावर बसल्यामुळे या मंदिरांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. या मंदिराच्या समूहाला भेट दिल्यानंतर आम्ही मंगलनाथ मंदिराला भेट देण्यासाठी निघालो. येथे आपल्याला बरीच मंदिरे पाहायला मिळतात. बहुतांश मंदिरे ही भगवान शिव यांना समर्पित आहेत. सुंदर असे कोरीव काम केलेली मंदिरे आपल्याला या समूहामध्ये पाहायला मिळतात. अत्यंत प्रसन्न आणि भक्तिमय वातावरण येथे आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक एका मंदिरामध्ये वेगळ्या प्रकारचे शिवलिंग या मंदिरांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. या मंदिरांच्या समूहामध्ये गणपती तसेच देवी पार्वती यांचे देखील मंदिर या मंदिराच्या समूहामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. मंदिरांच्या समूहांमध्ये बराच वेळ व्यतीत करून आम्ही आमच्या दुसऱ्या पर्यटन स्थळांकडे निघालो. आपण समोर पाहत आहात ते मंगलनाथ मंदिर. उज्जैनमधील सर्वात महत्त्वाच्या मंदिरांपैकी हे मंगलनाथ मंदिर आहे. हे मंदिर मंगळ ग्रह याला समर्पित आहे. मंगळ ग्रहाच्या प्रादुर्भावापासून बचाव करण्यासाठी येथे आपण पूजाविधी करून घेतो. येथे मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्यासमोर मेंढी आहे आणि मेंढीची पूजा केली जाते, जेणेकरून मंगळ ग्रहाचा असलेला प्रादुर्भाव आपल्या राशीमधून नष्ट होतो आणि चांगले दिवस येण्यास सुरुवात होते असे मानले जाते. अत्यंत सुंदर आणि प्रसन्न वातावरण करणारे हे मंदिर उज्जैनमधील एक प्रमुख मंदिरांपैकी एक आहे. मंगलनाथ मंदिरामध्ये थोडा वेळ घालवून आम्ही पुढे कालभैरवाच्या दर्शनासाठी निघालो. उज्जैनमधील सर्वात महत्त्वाच्या मंदिरांपैकी कालभैरव मंदिर हे एक मानले जाते. महाकालेश्वरला भेट देणाऱ्या प्रत्येक भक्त हा कालभैरवाला भेट देत असतो. या मंदिरात कालभैरवाला प्रसाद म्हणून दारू चढविले जाते.
हे मंदिर अत्यंत प्राचीन आणि पुरातन असल्याचे सांगितले जाते. येथील मूल मंदिर हे राजा भद्रसेन नावाच्या राजाने बांधल्याचे सांगितले जाते. याचा स्कंद पुराणामध्ये अवंती खंडात उल्लेख पाहायला मिळतो. हे मंदिर अत्यंत सुंदर आणि या मंदिराच्या भिंतीवर प्रत्येक खांबावर आपल्याला सुंदर अशी कोरीवकाम पाहायला मिळते. या मंदिराच्या परिसरामध्ये एकमुखी दत्त आपल्याला मंदिर पाहायला मिळते. अत्यंत सुंदर आणि भक्तिमय वातावरणामध्ये आम्ही कालभैरवाचे दर्शन घेतले. काल भैरव मंदिराचे दर्शन घेऊन झाल्यानंतर आम्ही उज्जैन येथील सर्वात प्रतिष्ठित असलेले खगोलीय यंत्र म्हणजे जंतर मंतरला भेट देण्यासाठी निघालो. हे अंतर साधारण 15 ते 20 मिनिटं एवढे होते. आम्ही येथे पोहोचलो त्यावेळी सायंकाळचे 4:30 वाजले होते. त्यामुळे आम्हाला जाण्या अगोदरच तिकीट काउंटरवर त्यांनी आम्हाला 5 वाजेपर्यंत हे ठिकाण चालू असल्याचे सांगितले. तरी देखील आम्ही येथे जाण्याचा निश्चय केला. मध्ये गेल्यानंतर आपण समोरच पाहत असलेले काही यंत्रे आणि त्यावरील खुणा पाहून आमच्या म्हणण्यानुसार त्याचा अर्थ लावू लागलो. काही वेळ येथे बराच वेळ आम्ही येथील यंत्रांना आमच्या दृष्टिकोनातून पाहत होतो आणि आमच्याच दृष्टिकोनातून त्याचा वेगवेगळा अर्थ लावत होतो. बराच काळ आम्ही या यंत्रांबरोबर वेळ व्यतीत केला. येथील बारीक बारीक खुणा आम्ही आमच्या कॅमेऱ्यांमध्ये कैद करत होतो. बराच वेळ गेल्यानंतर आम्हाला वॉचमनने आवाज दिला आणि कोणीतरी खगोलीय माहिती सांगण्यास आले आहे हे सांगितले. आम्ही त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलेली माहिती आम्ही तुमच्यासमोर जशास तशी मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ते तुम्ही पुढे ऐकू शकता ते त्यांच्या भाषेमध्ये. मैं हिंदी में समझा रहा हूँ. मैंने बोला था जब अपनी राशि की शुरू जाता है, जब अपन पावरफुल होते
1 का 4 बनता, मैंने आपको 12 माह बता 12 राशि बताए। तो सर आपको एक क्वेश्चन करने से मेरे राशि पे सूरज कब आएगा? क्या नाम है मित्र आपका? यशवंत। धनु राशि है क्या सर आपकी? मेरे को भी आइडिया नहीं, इसलिए तो मैंने नहीं पूछा। ये आपको यहाँ बताया था तुला वृश्चिक धनु सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 22 नवंबर को आएगा सर और 21 दिसंबर तक चलेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ भी हुई है 21 नवंबर। 21 नवंबर। तो सर फिर आपकी कुंडली सही, आपकी कुंडली सही है। अब जो मैं लिख करके दूंगा, अगर आप वो करोगे आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप जिस कार्य में हाथ डालोगे उस कार्य में अपने को सफलता मिलेगी। मैडम अपना मान लो सर अच्छा समय और अपन चद्दर उड़ के सोते रहेंगे तो अपना भाग्य भी सो जाएगा। भाग्य भी सो जाएगा। और जिस वक्त अपन मेहनत करते हैं तो सर अच्छी सफलता ही। वेलकम, आओ मेरे साथ, मैं आपको लिख करके दूंगा तो आप याद रखोगे। अभी धूप घड़ी चालू है, वेलकम मेरे साथ आ जाओ थोड़ा जल्दी। बेटा अभी 10 मिनट बाद धूप घड़ी बंद हो जाएगी। देखो आ रही है धूप। संडे टाइम एंड करेक्शन चार्ट। अभी अपन सभी लोग धूप घड़ी देखने चलेंगे सर। कौन सी घड़ी? धूप घड़ी। और धूप घड़ी में जब समय देखेंगे तो अपने को उज्जैन का लोकल टाइम मिलेगा और दिनांक का आगे जो मिनट लिखा ये अपन जोड़ देंगे तो अपना इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा सर कि पूरे भारत का राइट समय क्या। तो देखो सर आज समझाइए क्या अप्रैल की स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा, नहीं तो वो उज्जैन का लोकल समय कहलाएगा। अपन घड़ी का देखेंगे उज्जैन में तो वो होगा उज्जैन का स्थानीय समय और 28 मिनट जोड़ लेंगे तो पूरा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। आओ देखो पूरे भारत का राइट समय क्या है। जो सर ये धूप घड़ी है सवेरे 6 बजे से, समझे आप, ये जो अपनी दीवार है इस दीवार की छाया सवेरे 6 बजे वहां रहती है और 6 से 7 8 9 10 11 और ये 12 और आज के 12 बज चुकी है सर। इधर आ जाओ आप सभी लोग, इधर नीचे ऊपर मेरे को जाना बस खाली नहीं बिल्कुल आप और नीचे ये सर देखो इसकी छाया दिख रही है ना, इधर आ जाइए सर। आप थोड़ा सा बच्चों को भी दिखना चाहिए, बच्चे छोटे होते हैं ना अपन बड़े होते हैं। नहीं सही बात है। इनको सर सवेरे 6 से 12 उधर का ऐसा समय बताएगा, 12 से शाम को 6 तक सर। ये जो दीवार बनी है इस दीवार की परछाई से अपनी धूप घड़ी चल रही है। तो देखो सर अभी अपना कितना 5 बज के 5 10 15 20 20 21 22 23 और एक 24 मिनट हो रहा सर, करीब 24 मिनट है। अब अपन इसमें 28 मिनट और जोड़ देंगे तो अपने पूरे भारत का समय बन जाएगा। 28 और 2 30 50 और 2 52। देखो 5 बज के 52 मिनट पूरे भारत का समय। बिल्कुल। हेलो सर, हो रहे सही है? सही है। अब इस धूप घड़ी का जन्म कब हुआ? 1719। समझे आज 305 साल पुरानी अपनी धूप घड़ी हो चुकी। जिस वक्त घड़ी चीज क्या होती थी कोई जानता नहीं था, और जब घड़ी का जन्म नहीं हुआ था तो घंटे मिनट और सेकंड का भी जन्म नहीं था। हेलो बेटा आपका क्या नाम है? लवलीना। लवलीना, बहुत सुंदर नाम है। अभी कौन सी क्लास में हो आप? तो प्रश्न क्या उठा मैडम, राजा ने इसका निर्माण कैसे किया और क्यों किया? सर ये क्या है? अपनी आंखों के हिसाब से बनी हुई घड़ी। अपनी आंखें क्या 1 मिनट में 3 बार झपकती है। एक बार झपकती है तो अपन आंखें उसको 1 पल कहते हैं, 2 बार झपकती है तो 2 पल और 3 बार झपकती है तो 3 पल। और 3 पल का 1 मिनट बना मैडम कब? 1719। और अभी क्या चल रहा है लवलीना? 2024। मतलब 323 साल बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ सर। ये देखो ये 1 मिनट दिखाई दिया आपको, ये 1 मिनट, ये 1 पल 2 पल और ये 3 पल। और इस धूप घड़ी की एक ही शर्त है कि धूप होना चाहिए, धूप है तो घड़ी चालू, धूप नहीं है तो घड़ी बंद। और अभी ये 15-20 मिनट बाद ये घड़ी भी बंद हो जाएगी। वेलकम सर, मेरे साथ आओ। बोलते हैं नाड़ी वाला यंत्र, कौन सा यंत्र? नाड़ी वाला। अपन भारतीय हिंदुस्तानी है और ये हिंदी शब्द है सर, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नाड़ी वाले यंत्र का अर्थ क्या होता है? नाड़ी से चलने वाला। ये रॉन्ग आंसर है सर, मैं आपको अंग्रेजी में समझाऊंगा तब आपको हिंदी समझ में आएगी। जिसके बाद अपन बोलते हैं मेरा भारत महान। बहुत कंफ्यूज है सर। नाड़ी वाले यंत्र का अर्थ होता है, नाड़ी मीन्स रॉड, वाले मीन्स राउंड। सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अपने को ये ऐसा समय बताया सर। ये जो अपना रॉड है देखो अपने को उज्जैन का लोकल टाइम बता रही है। वापस अपन इसमें 28 मिनट प्लस करेंगे अपना इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। पर ये अजीब धूप घड़ी है सर, अजीब धूप घड़ी कैसे? 6 माह धूप यहाँ रहती है और 6 माह इसके पीछे। इससे सर आपके बच्चों को और आपको ये जानकारी मिलती है अपना सूरज 6 माह उत्तरायण चलता है और 6 माह दक्षिणायण और 6 दूना 12 मतलब 1 साल। और 1 साल के अंदर साल में 2 दिन ये धूप घड़ी अपने आप बंद होगी और अपने आप चालू सर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जिस दिन दिन और रात बराबर होते सर, धूप इसके ऊपर से जाती हुई दिखाई देती है। समझे आप? ना इधर आती है ना उधर आती है। अब अपन दुनिया में ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जो इधर भी धूप नहीं आएगी इधर भी नहीं आएगी और अपने सर से गुजर जाएगी सर। इम्पॉसिबल। ये टॉपिक आप कैंसर कर्क रेखा का निशान है, मंगलनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर और अपना ये भित्ति यंत्र कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कर्क रेखा का मतलब समझते हो क्या? जो सेंट्रल से गुजर। कर्क रेखा का अर्थ होता है सर नाभि स्थल। जो अपना महाकाल मंदिर बना ना, ये पूरी दुनिया का नाभि स्थल है।
इसलिए भगवान महाकाल अपने यहाँ विराजमान हुए। और उससे बड़ी बात सर, इस रोड के सामने अपन रात को 8-8:30 बजे यहाँ से आँख लगा करके देखिए तो सीढ़ी के सेंटर में अपने को ध्रुव तारा दिखाई देता है। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। और ध्रुव तारे को ईश्वर ने एक ही जगह स्थायी किया हुआ सर। बिल्कुल। उसके आजू बाजू सर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अपने को आकाश में दिखाई देता है। आप लोगों ने कभी आकाश वाला शनि आकाश में देखा कि नहीं देखा सर? यस या नो तो करो यार सर। तो स्वर्ग लोक का मतलब होता है जो वहाँ पर जाता ना वो हमेशा जिंदा रहता। तो सूरज जिंदा है कि नहीं सर? जी। चंदा मामा जिंदा है कि नहीं? जी, बिल्कुल। आज 5:55 पे अपना शनि उदय हो गया सर, जो सूर्य के साथ चल रहा है। आज उदय हुआ है ये। वैसे कहाँ थे शनि भगवान? सर कुंभ राशि में चल रहा था तो सूरज के साथ चलेगा तो ये इसका प्रभाव पूरा अस्त हो जाता है। और अभी जैसे उदय हुआ है अब अपने को आकाश में दिखने लगा। ये जब सूरज के साथ रहेगा तो अपने को नहीं दिखेगा, पर अभी 8-10 दिन बाद अपने को आकाश में चलता हुआ मूवमेंट करता हुआ दिखने लग जाएगा। और आप लोग मुझसे मिलते रहेंगे तो मैं शनि महाराज को है ना रतलाम ले आऊंगा सर। मेरा दोस्त है वो परिचित के यही जाता है, हर किसी के यहाँ थोड़ी जाता है ना सर। बिल्कुल। और धूप घड़ी का मतलब होता है सर जहाँ पर धूप हो घड़ी चालू। आज की तारीख में अपना सूरज उत्तरायण चल रहा। अब देखो दक्षिण दिशा की घड़ी कैसे बन देती है। एटलीस्ट ज्योग्राफी में मैंने क्या बोला समझे आप? कभी फेल नहीं होता। अब गुरु का सम्मान करना आपका काम है, पढ़ाई करना, कभी फेल नहीं होगा। अच्छा बेटा आपको मालूम है अपनी पृथ्वी घूम रही है? बताओ पृथ्वी घूम रही तो अपन दोनों क्या कर रहे हैं? अरे यार बेटा पृथ्वी घूमेगी तो अपन भी घूमेंगे। और अपन 1 मिनट में 113 किलोमीटर घूमते हैं, वो भी फोकट में। तुम्हारी मैडम को मत बताना किराया मांगी। हेलो सर, सूरज की जो किरण अपने पास आती है इसको आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। अच्छा सर आपको मालूम है अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है? ये तो कक्षा चौथी में बताया ना, मैंने भी पास कर लिया सर चौथी। तो देखो सर अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री इधर से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री उधर से झुकी। तो सर अपना डे नाइट के सर ऐसा ऐसा। और अभी मैंने आप सबको समझाया 21 मार्च और 23 सितंबर धूप इसके ऊपर से निकल जाएगी। अब 21 मार्च गया सर, अब क्या आएगा 23 सितंबर। और 23 सितंबर को धूप इसके ऊपर से निकल जाएगी। 24 सितंबर को उधर वाली धूप इधर आ जाएगी। समझे आप लोग सर कितना डिफरेंस आ जाएगा? एक रात में अपना सूरज उत्तरायण से चल करके दक्षिण हो जाएगा सर। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है सर, अपन उस चीज को समझ नहीं पाते क्योंकि सर ईश्वर के बनाए कुछ नियम उसके हद में है, अपने हद में नहीं है। और एक रात में अपनी धूप उधर से इधर आती है तो अपन इसको कहते हैं जंतर, और इधर से छाया उधर जाती है तो ये हो जाता है मंतर। तो जंतर मंतर इस चीज का नाम है सर। 330 साल होगी सर, आज तक इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया। वेलकम सर ऊंची दे करके जाता है ये सर। ये आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? एक दीवार ये नहीं समझ में आया सर। नहीं और क्या समझ में क्या आएगा? ज्यादा ज्यादा एक वाल नंबर है ना। पर देखो अपने लिए सर कितना महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं हम लोग भित्ति यंत्र, मतलब दीवार वाला यंत्र। तो ये यंत्र क्या सर 0.5 से लगा के जो 90 डिग्री बना हुआ, एक कर्क रेखा का निशान है और 0.5 से जो बना हुआ एक मकर रेखा का निशान है। और आप लोग देख लो सर 90 डिग्री के इधर भी एक रोड लगा हुआ, इधर भी एक रोड लगा हुआ। जब 6 माह अपना सूरज उत्तरायण चलेगा तो ये वाला रोड कम करेगा, और दक्षिणायन चलेगा तो ये वाला रोड कम करेगा। और सर जैसे अपना सूरज उदय होगा तो धूप कहाँ पर आएगी? दीवार के ऊपर। और दीवार के ऊपर आएगी तो रॉड के ऊपर भी धूप आएगी, और रॉड के ऊपर धूप आएगी तो उसकी छाया कब बनेगी सर? डिग्री के ऊपर। ये दोनों तरफ की परछाई को जोड़ के सर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो अपने को साल भर पहले बता देता है सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्रमा ग्रहण कब लगेगा, दिवाली पूजन कब है, दशहरा पूजन कब है। अपना जो गवर्नमेंट का कैलेंडर और पंचांग निकलता है वो भित्ति यंत्र की सहायता से निकलता है। और इस यंत्र का उपयोग अपन सवेरे 6:30 से दिन के 12:30 बजे तक कर सकते हैं सर। 12:30 बजे बाद किसी काम का नहीं रहता। क्या होता है जो धूप रहती है पीठ पे चले जाती है, वो छाया अपने ऊपर रह जाती है। समझे आप लोग सर? आधी दुनिया में अंधेरा और आधी दुनिया में उजाला। अभी मालूम है सर अपने यहाँ रात के 9:10 हो रहा था जब सूर्य ग्रहण लग रहा था। ये कहाँ लग रहा था? अमेरिका में। वहाँ 11 बज रहा था। राइट सर? मतलब सूरज कभी अस्त होता ही नहीं है। रात को भी अपन देखेंगे तो रात को 12:30, आज की तारीख में अपना सूरज उत्तरायण चल रहा है, 12:30 बजे इस दिशा में आ जाएगा सर, उत्तर दिशा में, और इधर साउथ में अंधेरा हो जाएगा। वेलकम सर। इसके बाकी यंत्र वहां से दिखेंगे। वेलकम। आप लोगों ने सुना सर 25 दिसंबर वर्ष का सबसे बड़ा हम लोग पवन चक्की बोलते हैं। अपने को हवा की स्पीड बताता कि कितने किलोमीटर के रफ्तार से हवा चल रही है। उधर जो तीन का निशान है ये अपने को हवा का डायरेक्शन बताएगी, किस दिशा से हवा आ रही है और किस दिशा को जा रही है। अभी आप देखो सर वेस्ट से आ रही है और ईस्ट को जा रही है। ये अंग्रेजी शब्द है और अपन उसको हिंदी में बोलते हैं रतलाम से आ रही है, भोपाल को जा रही है। आ जाओ मेरे साथ। यही है नाम है ईशा यार, इसको भी हिंदी आती है। चलो सर सब लोग दुआ से सबसे खड़े हो जाए सर। ईशा इधर आओ यार। अरे वाह यार
आपको आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी, घूम रहे थे, बताओ क्या लिखा हुआ? दिग्गज दिग्गज यंत्र। यंत्र का आपने से कोई भी समझता है? यस या नो? अपन हिंदुस्तानी और हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझ में नहीं आते तो क्या बोलते हैं? मेरा भारत बहुत कंफ्यूज है सर। इसको बोलते हैं दिग्गज यंत्र। और दिग्गज यंत्र आप होता है डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट, मतलब दिशा वाला यंत्र सर। ओह, तो सर यहाँ से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी हम लोग यहाँ से निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? इसके ऊपर एक रोड लगा रहता है, रोड के ऊपर ऐसा एक गोल वाला तूरीय यंत्र लगाया जाता है सर। इस प्रकार का तूरीय यंत्र होता है। इस तूरीय यंत्र के अंदर एक दूरबीन और एक मीटर लगा रहता है। उसकी सहायता से अपन लोग देख सकते हैं अपनी इस पृथ्वी से अपना सूरज कितनी दूरी पर है, चंद्रमा कितनी दूरी पर है। जो अपने बादल होते हैं सर 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन सा बादल हल्की वर्षा करेगा, कौन सा बादल भारी वर्षा करेगा, या ये मौसम 24 घंटे तक नहीं खुलेगा। मौसम विभाग की जानकारी वेधशाला के द्वारा जाती है। और ये देखो सर सामने 0 पॉइंट का निशान है, 0 पॉइंट से लगा के 90 डिग्री अपने ऐसा बना हुआ, 0 पॉइंट से लगा के फिर 90 डिग्री ऐसा बना हुआ। तो अभी मैंने बताया था अपने सर 6वां उत्तरायण चलेगा और 6वां दक्षिणायन। तो सर समझा आप ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और शाम को फिर 0 पॉइंट पर आके अपना सूर्य जाता है, डूब जाता है। हेलो सर आपका ऐसा है किधर आ गया? ये यूपी में है क्या? एमपी में ही है। तो आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? नरसिंहपुर में सूरज निकलता कि नहीं निकलता? तो वहाँ डूबता कि नहीं डूबता? तो आपने सूरज को देखा कि नहीं देखा? नरसिंहपुर में दिखाई देता, आज तक नहीं गया। तो हर जगह दिखाई देता है। अरे यार भैया मेरा पूछेगा नरसिंहपुर में सूरज निकलता कि नहीं निकलता? नहीं निकलता। पूरी दुनिया में एक साथ ही निकलता है। लगने ना आपने सूरज को देखा, रतलाम में तो निकलता ना, मेरे को मालूम है। आपने देखा कि नहीं देखा? कौन सी कक्षा में हो आप? 10th में हो ना? समझ तो साइज ही नहीं, किसने भेज दिया? तुम्हारा बरोबर था जब चौथी में था। हेलो लवलीना, सूरज को देखा ना आपने? बताओ रतलाम में सूरज कैसे दिखाई देता है? हेलो सर बॉम्बे में तो निकलता है ना? निकलता है सर। बच्चों को समझ में नहीं आ रही हिंदी, आपको तो मेरी हिंदी जी। समझ में आ रही है। आप लोगों ने बॉम्बे में सूरज को देखा कि नहीं देखा? सूरज बचपन से तो लगा के कल तक, सुबह से लगा के शाम तक, शादी के पहले शादी के बाद भी देखा हुआ तो चलेगा। बताओ कैसे दिखाई देता बॉम्बे में सूरज? नहीं बता सकते। अरे यार सबसे सिंपल क्वेश्चन सर, रतलाम में आपने देखा सूरज? बताओ कैसे दिखाई देता? पीले कलर गोल दिखता है, पीले कलर। अरे सर सिंपल बात है। अरे देखो बच्ची को समझ में आ गया सूरज कैसे दिखाई गोल, देता गोल, है? गोल, गोल। गोल सीधी बात है। जब भी देखो अपन कैसे दिखाई। क्या नाम है आपका? सेमी सर्कुलर शादी नहीं, शादी नहीं क्या? मत करना, मेरी शादी में खुश हुआ था, जिसके बाद आज तक खुश नहीं हुआ। हेलो सर कोई बात नहीं, सूरज को जब भी देखता अपना गोल दिखाई देता सर। पर कभी भी सूरज को आपने सरल ऐसा देखा चलता हुआ? Exactly. सरल चलता हुआ देखा क्या? नहीं देखा ना? नहीं। अब आप अपने मम्मी पापा को दिखाओगे? मैं आपको दिनांक समय और व्यक्तिगत प्रवृत्ति बताता हूँ। और मैडम आप लवलीना को आपके घर के आंगन में दिखाना, फिर इसको बोलना स्कूल में शो करे। सर सब बच्चों को जनरल नॉलेज मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही बात भाई जब भी देखा जरूरी आपने है। गोल देखा ना, वो- पर कभी भी स्ट्रेट खड़ा चलता हुआ नहीं देखा ना। सर आप कहाँ से आए? वेरी गुड। नागपुर में सूरज निकलता है, गोल दिखता है ना वहाँ पर भी, पर खड़ा चलता हुआ देखा सरल? आपको कैसे दिखाना सर? अपने मम्मी पापा को देखते सर हो गया। आप लोग को डलिया बाल्टी के अंदर पानी लेना, उसको पूरा पानी से भरेंगे और 12 बजे से लगा के 2 बजे तक सर, जब सूरज अपने हेड पे हो, जब पानी के अंदर देखेंगे, बाल्टी के अंदर देखेंगे सर अपन 12 बजे, उससे आँख नहीं मिला सकते। पानी के अंदर तो देख सकते हैं ना सर। तो ऐसा खड़ा चलता हुआ दिखाई देगा। और ये साल में 2 दिन चलता सर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब 21 मार्च की आपको कब दिखाना है? 23 सितंबर को, जिस दिन नो नॉर्थ नो साउथ। और ये पूरी आपको कैसे हेल्प करेगा? ईस्ट टू वेस्ट। तो ये राजा ने 5 विशाला बनवाई थी सर, दिल्ली, जयपुर, मथा, वाराणसी, उज्जैन। मथा वाराणसी की खंडर हो गई। अभी 3 विशाला काम कर रही है, दिल्ली, जयपुर एंड उज्जैन के। पर इसके पिलर बनाए सर, ना दिल्ली में गाइड है, ना जयपुर में गाइड है, ना उज्जैन में गाइड है। और लवलीना देखो क्या लिखा हुआ, एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ, एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ। इसका मतलब क्या? आपको हिंदी नहीं आती है तो आप, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो सर। ये जो 6 अंक है, 323 साल पुराने हो चुके हैं। 6 अंकों की मैंने आपको जानकारी दे दी। और ये मेरी मानव सेवा समाप्त होती है। और सर गुरु में भिखारी नहीं करता होता, भिखारी मांगता है, गुरु मांगता नहीं है। अब गुरु दक्षिणा में आप कुछ भी दे सकते हो। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। मेरा आम्ही बराच वेळ जंतर मंतरवर घातला. त्यानंतर आम्ही हॉटेलवर येऊन फ्रेश होऊन शिप्रा घाटावर येऊन पोहोचलो. आम्ही पोहोचलो त्यावेळी गंगा आरतीची सुरुवात झालेली होती आणि येथे पोहोचलो त्यावेळी गंगा आरती संपलेली होती. त्यानंतर आम्ही बराच वेळ या नदीवर, या घाटावर व्यतीत केला. अत्यंत सुंदर परिसर होता. सायंकाळ झालेली होती. दिवे लागलेले होते आणि काही दिवे नदीच्या पात्रामध्ये तरंगत होते.
सुंदर आणि भक्तिमय वातावरण निर्मिती झालेली होती. चला तर मग वेळ झाली आहे आपला निरोप घ्यायची. आजचा आपला व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर जरा कमेंट करून आम्हाला सांगा. कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला हर हर महादेव अशी कमेंट करा, म्हणजे आम्हाला प्रोत्साहन येईल आणि आमचे व्हिडिओ इतरांना देखील शेअर करा, म्हणजे आम्ही केलेली मेहनत तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि इतरांनाही या व्हिडिओचा फायदा होईल. तोपर्यंत हर हर महादेव.